Hello and welcome to Mantra IS. Today we'll be dealing with the different and important articles of the Constitution of India in Articles Simplified. Articles Simplified is a series in which we'll be publishing regular videos on different and important articles of the Constitution of India. Today we'll be dealing with the Article 1 of the Constitution of India. First we'll see how Article 1 is in the original Constitution of India, and after that we'll see its proper explanation. So Article 1 in original Constitution of India. This is how Article 1 is written in the original Constitution of India. Here at the top, Part 1 is written. Here at the top, in this Part 1, the heading is the Union and its territory. Okay, so whole Constitution is divided into different parts, and each part is divided into various articles. So this Part 1 with its title, the Union and its territories. In this Part 1, the first article, the first article is name and territory of Union. Now see, this is 1, this is 2, and this is 3. So what is this? How do we read this? This is Article 1, Subclause 1, Article 1, Subclause 2, Article 1, Subclause 3. This is how we'll be reading this, but in this depth it is not required for the competitive exams. This is I am just telling you for explanation purpose, ताकि आपको अच्छे से संविधान को समझ में आए. अब इस पूरे आर्टिकल में हमारे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज काम की है. तो आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 वो क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. तो ये जो सब क्लॉज 1 है हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे. फिर इसका जो क्लॉज 2 है, आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 है, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1. तो जितने भी स्टेट्स और उसकी टेरिटरीज है, कितने स्टेट्स है और उसकी क्या क्या टेरिटरीज है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट शेड्यूल में है. लेकिन ये इतना हमारे काम का नहीं है. अभी जो इसका क्लॉज 3 है, इसमें ये वर्ड है टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज दिस 3 थिंग्स. ओके, सो आगे हम देखते हैं इसको पूरे अच्छे तरह से. अभी इतना हमको समझना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 इस तरीके से दिया गया है. अभी हम आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 देखते हैं, दैट इज इंडिया दैट इज भारत. आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स, ये जो आर्टिकल 1 है डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. तो वर्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया है. फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया है. आगे की स्लाइड में आपने देखा होगा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तो इस लाइन से हम क्या समझ सकते हैं? सो दिस प्रोविजन डील्स विद 2 थिंग्स, नेम ऑफ कंट्री एंड टाइप ऑफ पॉलिटी. हमारे देश का नाम क्या है और टाइप ऑफ पॉलिटी. तो जो हमारे देश के 3 नाम है, एक है इंडिया, ये जो इंग्लिश नेम है, सेकंड भारत है, और तीसरा है हिंदुस्तान. देखिए यहां पे ये जो तीसरा नाम है इंडिया का, हिंदुस्तान, वो यूज नहीं किया गया है. सिर्फ ये 2 नाम ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान में इंडिया जैसे हमारे कंट्री के कौन से नाम है, तो इंडिया और भारत, हिंदुस्तान नहीं है. ये आपको ध्यान रखना है. अभी हम आगे देखते हैं कि आर्टिकल 1 में नेम ऑफ कंट्री क्या दिया गया है. तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो उन लोगों के बीच में कोई कंसेंसस या यूनानिमिटी नहीं थी रिगार्डिंग द नेम ऑफ कंट्री.
तो कुछ मेंबर्स का ये मानना था कि जो हमारा ट्रेडिशनल नेम है भारत, वो संविधान में आना चाहिए, लेकिन कुछ और लोगों का ये कहना था कि मॉडर्न नेम इंडिया आना है चाहिए। तो इस तरीके से रिगार्डिंग द नेम ऑफ कंट्री कुछ कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। तो फाइनली क्या हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडॉप्टेड मिक्स ऑफ बोथ, इंडिया दैट इज भारत, दोनों नाम रख लिए ताकि ऑल मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स को सेटिस्फेक्शन मिले और उनका व्यूज भी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा वर्ड हिंदुस्तान नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमारे संविधान, हमारे देश के जो 3 नाम है उसमें से हिंदुस्तान वर्ड नहीं है, सिर्फ इंडिया और भारत है। तो आर्टिकल 1, पहली बात तो कि आर्टिकल 1 पढ़ने से हमको क्या पता चलता है कि हमारा देश का नाम संविधान में इंडिया और भारत लिखा गया है। अभी हम आगे देखते हैं। आर्टिकल 1 दूसरा क्या बताता है, टाइप ऑफ पॉलिटी, कि इंडिया जैसे देश में पॉलिटी कैसी होगी। अभी इसमें कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। अगर हमसे या किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फेडरल है, तो हमें हमेशा ये जवाब देना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नहीं है, फेडरल है। लेकिन जो वर्ड फेडरल है वो यूज नहीं किया है, इसकी जगह पे क्या वर्ड यूज किया गया है, यूनियन। अब ऐसा क्यों, तो इसका रीजन भीमराव अंबेडकर देते हैं, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के। उनके हिसाब से उनका क्या कहना था कि जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको प्रिफर किया गया ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ऐसा क्यों, तो उसकी 2 वजह भीमराव अंबेडकर ने दी थी। पहली वजह कि जो हमारा इंडियन फेडरेशन है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। अभी इसको अच्छे से समझिए, जो अमेरिकन फेडरेशन था वो कैसे बना था। तो अमेरिका को ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था। कॉलोनाइज करने के बाद वहां पे 13 कॉलोनीज बनी थी। तो इन 13 कॉलोनीज को जब इंडिपेंडेंस मिला अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, तो उन्होंने अपना एक सेंटर गवर्नमेंट बनाना चाहा, तो स्टेट्स ने अमेरिकन फेडरेशन को बनाया था। अब इसका कंपैरिजन आप इंडिया से कीजिए, इंडिया के ऊपर भी ब्रिटिश हुकूमत थी, लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत गई तो सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बनाया। ठीक है, तो यूएसए में क्या था, स्टेट्स क्रिएटेड सेंटर, लेकिन इंडिया में क्या हुआ, सेंटर हैज क्रिएटेड स्टेट्स। तो एक तो ये वजह थी कि हमने वर्ड फेडरेशन यूज नहीं किया है अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर। अभी दूसरा रीजन क्या है, स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन, फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रिक्टिबल। अभी आप यूएस का देखिए, यहां पे स्टेट्स ने सेंटर को बनाया, तो यूएस में राइट टू secede, राइट टू secede का क्या मतलब होता है कि यूनियन को छोड़ के अपना एक अलग से इंडिपेंडेंट राज्य बनाना। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दे हैव राइट टू secede, बट इंडिया में सेंटर ने स्टेट्स को बनाया, सो स्टेट्स हैव नो राइट टू secede। आज इंडिया के जितने भी स्टेट है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है, ये कोई भी इंडिया के यूनियन को छोड़ के अपना अलग देश नहीं बना सकता है, दे हैव नो राइट। बट अमेरिका में, अमेरिका के जितने भी स्टेट्स है, दे हैव दैट राइट। इसकी वजह से अंबेडकर का यह कहना था कि हमने वर्ड फेडरेशन यूज नहीं किया है, बल्कि हमारे संविधान में फेडरेशन की जगह पे हमने वर्ड यूज कौन सा किया है, यूनियन किया, इवन दो आवर कंट्री इज अ फेडरेशन। ठीक है, तो हमारे कंट्री में पूरा कंट्री को हमने स्टेट्स में डिवाइड किया है। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड इट इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। तो अब इसको मैं इन शॉर्ट पूरा कंसाइज कर देता हूं। आर्टिकल 1 में पहली चीज क्या था, नेम ऑफ आवर कंट्री इंडिया दैट इज भारत, 2 नाम यूज हुए। सेकंड, टाइप ऑफ पॉलिटी, हमारा संविधान कैसा है, यूनिटरी है या फेडरल है, फेडरल है। लेकिन फिर भी हमारा संविधान वर्ड फेडरल यूज नहीं करता है, तो कौन सा वर्ड यूज करता है, वर्ड यूनियन यूज करता है। यूनियन क्यों यूज करता है, उसके अंबेडकर ने 2 रीजन दिए थे। पहला रीजन ये दिया था कि इंडिया फेडरेशन है वो स्टेट्स ने नहीं बनाया है अमेरिका की तरह, और दूसरा, स्टेट्स को फेडरेशन से अलग होने का कोई राइट नहीं है, राइट टू secede नहीं है।
हमारे यहाँ पे स्टेट्स इसलिए बनाया गया जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 1 में हमने पहले देखा था क्लॉज 1 में इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्लॉज को हमने पढ़ लिया। अब इसका जो तीसरा क्लॉज था उसके हिसाब से देखते हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में है, लेकिन इतना हम डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना समझेंगे कि ये आर्टिकल 1 में है। अब ये जो वर्ड है टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो आप जो ये वर्ड देखोगे यूनियन टेरिटरी, इट मींस 3 थिंग्स। स्टेट्स जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी। यूनियन टेरिटरीज लाइक पौंडीचेरी, चंडीगढ़, फिर दीव दमन, नागर हवेली एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज का मतलब क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी टेरिटरी एक्वायर करेगी, तो ये तीनों टाइप की टेरिटरीज विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी आप एक चीज ध्यान से देखिए, दूसरा वर्ड है यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, इसमें यूटीज नहीं आता है और इसमें एक्वायर्ड टेरिटरीज नहीं आता है। तो ये 2 वर्ड में ध्यान रखना है, इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की सारी टेरिटरी, चाहे फिर कैसी भी हो, तो स्टेट, यूटी और एक्वायर्ड टेरिटरीज ये तीनों आ जाएंगे। लेकिन जब यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड यूज करता हूं, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड में सिर्फ स्टेट्स ही यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमको हमारे दिमाग में सवाल आता है कि भाई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फॉर टाइमिंग आप इतना समझ लिए कि यूनियन ऑफ इंडिया जो वर्ड है उसका डेफिनेशन में सिर्फ स्टेट्स आते हैं। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया is a wider expression than यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि यूनियन, स्टेट्स और यूटीज में क्या डिफरेंस होता है। ये समझ में आया? अभी हम आगे चलते हैं। देखिए, ये वर्ड था टेरिटरी ऑफ इंडिया और दूसरा वर्ड था यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स आते हैं और यूनियन टेरिटरीज आती है, जैसे दीव दमन हो गई, पौंडीचेरी, दादरा नागर हवेली एक्सेट्रा हो गई। और तीसरी टेरिटरीज दैट इज एक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, है ना, आप ये एग्जांपल देखिए, दादरा नागर हवेली, गोवा, दीव दमन, पौंडीचेरी, सिक्किम, ये गवर्नमेंट ने पहले इसको एक्वायर किया था और फिर इसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो इनका स्टेटस पहले क्या था? एक्वायर्ड टेरिटरीज का था। बाद में इनका स्टेटस और अभी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, सिक्किम को पहले एक्वायर्ड टेरिटरीज का स्टेटस था, फिर इसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया और एट प्रेजेंट इसके पास स्टेट्स का स्टेटस है। तो इस तरीके से स्टेटस कभी जरूरी नहीं है कांस्टेंट होता है, ये चेंज भी होता जाता है। ठीक है, लेकिन जो वर्ड यूनियन है इसमें सिर्फ स्टेट्स ही आते हैं, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, एमपी। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो यूनियन टेरिटरीज हैं और एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं, दिस इज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो स्टेट्स हैं, they are members of the federal system and share the distribution of power of the center। इसका मतलब क्या कि जो स्टेट्स हैं, जो हमारा स्टेट्स हैं, उनके पास जो पावर्स हैं, दे डिराइव पावर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नॉट फ्रॉम द सेंटर। और जो ये यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज है, दे कम अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम आगे और ब्रीफली मैं समझाऊंगा आपको कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में क्या डिफरेंस होता है। फॉर टाइमिंग आप इतना समझ लीजिए कि यूनियन टेरिटरीज जो होती है और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज होती है, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, पुलिस, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इसका जो डिवीजन होता है 3 लिस्ट की माध्यम से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंस, इसमें कहीं भी यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली करती है, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। अभी हम आगे देखते हैं। ये देखिए,
ये सारी की सारी इंडिया की यूनियन टेरिटरीज में है। ठीक है, लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, दिल्ली 3, चंडीगढ़ 4। देखिए चंडीगढ़ है ना, कैपिटल भी है पंजाब और हरियाणा का, प्लस इट इज यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। आगे के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हर यूनियन टेरिटरी बनने की अपनी अलग कहानी है। क्योंकि पंजाब क्या था, पहले पूरा बहुत बड़ा स्टेट था, पार्टीशन के बाद कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा इंडिया में आ गया। फिर पंजाब का वापस डिवीजन हुआ लैंग्वेज के आधार पर, हिंदी वाला एरिया हरियाणा बन गया, पंजाबी लैंग्वेज वाला एरिया पंजाब बन गया। लेकिन चंडीगढ़ के ऊपर दोनों के झगड़े हो गए, बोथ स्टेट वांटेड चंडीगढ़ एज देयर कैपिटल। तो फाइनली क्या डिसाइड किया गया कि चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना देते हैं एक, दूसरा, और दोनों स्टेट का कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से चंडीगढ़ का निर्माण हुआ। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 370 आर्टिकल हटाया गया, उसके बाद टेरिटरी उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिस पर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। इसका ये वजह था क्योंकि ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है, इंसर्जेंसी है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर किया जाए। ठीक है, तो ये चार। पांचवा देखिए, ये है दादरा नगर हवेली, और छठा है दीव दमन, फिर पौंडीचेरी 7। पौंडीचेरी भी क्या था, एक फॉरेन कंट्री के रूल में था, फ्रांस वालों के। तो इस एरिया को अगर पूरे के पूरे स्टेट में डाल दिया था तो इसका अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, इसलिए इसको अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 8 अंडमान निकोबार, 9 लक्षद्वीप। तो टोटल यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी हैं? 9। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैप देखिए, ये एक यूनियन टेरिटरी हो गई लद्दाख, और ये दूसरी यूनियन टेरिटरी हो गई है जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था। जब 1965 का हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ था, तो ये पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इन लोग ने ले लिया है। ये वाला एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, और ये वाला है अक्साई चीन। ये 1962 के वॉर में चाइना ने इंडिया के पास से ले लिया गया था, जहां पे इंडिया अपने मैप्स में ये क्लेम करता है कि ये हमारा है। तो ये तो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। तो ये दो है एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले स्टेट था, अब उसका एरिया भी कम होगा और ये क्या बन गया है? यूनियन एंड टेरिटरी। लद्दाख जो एक पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का सिर्फ डिस्ट्रिक्ट था, ये भी अलग से एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। और हमने देखा था कि यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में आता है, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ फेडरेशन। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में एग्जैक्ट डिफरेंस अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अभी? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में डिफरेंस। तो पहला देखते हैं मीनिंग। स्टेट क्या है? स्टेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसके पास खुद का इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी क्या होता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। वहां पे जरूरी नहीं है कि इलेक्शंस और खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। हालांकि जैसे दिल्ली है नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, वहां पे इलेक्शन होते हैं, पौंडीचेरी में भी होते हैं, लेकिन हर यूनियन टेरिटरीज में नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि उसका सेंटर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जो स्टेट होता है, दे आर मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट्स डिराइव देयर पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम अनलाइक यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज का रिलेशनशिप सेंटर के साथ यूनिटरी इसलिए है क्योंकि they derive their power from the center. So state will derive their power directly from the constitution, but union territories will derive their power from the center. ये खास बात ध्यान रखना। इसलिए जो अभी रिसेंटली दिल्ली में मोदी गवर्नमेंट ने बिल पास किया था और चीफ मिनिस्टर के पावर लेके जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को दिए थे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जाहिर नहीं किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पावर सेंटर ने ही तो यूनियन टेरिटरीज को दिए थे। तो सेंटर कभी भी यूनियन टेरिटरी से पावर ले सकता है, लेकिन स्टेट के केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट सारे के सारे अपने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के पावर्स ग्रैब नहीं करता, अगर करेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा डिफरेंस देखते हैं कि स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है गवर्नर, लेकिन यूनियन टेरिटरी का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। ये प्रीलिम्स में कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भूलना नहीं है आपको। फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है,
किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है विच इज सिलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन यूनियन टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट इलेक्टेड। वहां पे इलेक्शन नहीं होता है। कुछ स्टेट्स में होता है, पौंडीचेरी, दिल्ली में जहां पे सीएम है। जनरली यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। पांचवा डिफरेंस है कि स्टेट जनरली एरिया वाइज काफी बड़ा होता है, यूटी काफी छोटा होता है। और पावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो स्टेट्स डायरेक्टली डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हाँ ऑटोनॉमी की दृष्टि से उनके पास सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज के पास कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें चैनल को। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।